तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ भलाई कर बुराई से डर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी समय एक गांव में देवकांत नाम का एक माली रहता था। वह राजा के शाही बगीचे में काम करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था क्योंकि राजा के बाग में और भी बहुत से माली थे जो उसे ऐसा कुछ करने को ही नहीं देते थे जिससे वह राजा की नज़रों में चढ़े और उसकी ढेर सारे इनाम पाए। एक दिन जब वह सवेरे सवेरे राजा के बगीचे की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों के तले कुचल जाने से बाल बाल बची। ईश्वर का शुक्र है मैंने एक ऐन वक्त पर इसे देख लिया, वरना मुफ्त में इसकी मौत का पाप मेरे सिर चढ़ता। तभी चिड़िया बोल उठी, तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद नौजवान, मैं बीमार हूँ इसलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले में पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया रानी? वह जो पीपल का पेड़ तुम देख रहे हो उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घोंसले में पहुंचा देता हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर देवकांत चिड़िया को उसके घोंसले पर रखते हुए बोला, लो चिड़िया रानी, तुम अपने घोंसले में पहुंच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। चिड़िया रानी, जब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम उड़ तो नहीं सकती। तुम ठीक कहते हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मुझे अपना आहार बता दो तो मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम कितने अच्छे इंसान हो। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल ही खाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ, वहाँ फूलों का कोई कमी नहीं है। सैकड़ों किस्म के फूलों के पौधे लगे हैं वहाँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, लौटते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल ले आऊँगा। देवकांत पेड़ से नीचे उतरा और राजमहल की ओर चल पड़ा। आज देर हो गई, पता नहीं प्रमुख माली अनाप शनाप क्या बोलेगा। जब वह माली बगीचे में पहुंचा तो वास्तव में प्रमुख माली ने उसे खरी खोटी सुनाई। अबे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ जल्दी से जाकर सारे पौधों को पानी दो और कान खोलकर सुन लो। अब यदि भविष्य में तुम कभी देर से आए तो धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। जय जी, बहुत अच्छा। देवकांत सारा दिन बगीचे में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसे कुछ फूल तोड़कर अपने गमछे में लपेटना चाहा। ए पाजी, यह फूल चोरी करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो शाही बाग को चोरी करने की क्या सज़ा है? माफ़ कीजिए प्रमुख जी, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। दरअसल मैं यह फूल एक बीमार। बकवास बंद करो, मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। चोरी तुम करो और राजा की डांट हम खाएं। मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिक के हवाले करूंगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रमुख जी, मुझे जो चाहे सज़ा दे दीजिए, लेकिन सैनिक के हवाले मत कीजिए। एक ही शर्त पर तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बच सकती है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत चांदी का एक छोटा सा सिक्का मुझे देना होगा। ठीक है, यह लीजिए। अब मैं जाऊँ? जी बहुत अच्छा। हाँ जाओ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे, और जब जब फूल लोगे मुझे मेरी दक्षिणा देते रहोगे। वहाँ से देवकांत सीधा चिड़िया के पास पहुँचा। बहुत देर लगा दी। एक इंसान भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा था। काम जरा ज़्यादा था इसलिए देर हो गई, कल से जल्दी आया करूँगा। यह लो फूल अपना आहार। वाह, आज मैं जी भर कर भोजन करूँगी। उस दिन से देवकांत रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुंचा आता। तुमने मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो युवक, समझ नहीं पा रही कि इस एहसान का कीमत मैं कैसे चुका पाऊंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे दिली खुशी मिलती है। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वह शाम को बाग में फूल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा। क्या बात है देवकांत, आज तुम कुछ उदास उदास से लगते हो। क्या कोई खास बात हो गई है? मुझे अफसोस है चिड़िया रानी कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल ना ला पाऊँ। मेरे लिए अब तुम्हें फूल लाने की कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं है देवकांत। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ तथा कल से स्वयं आपके अपने खाने का प्रबंध कर लूँगी। लेकिन फिर भी क्या तुम यह नहीं बताओगी कि आखिर तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है जिसकी वजह से तुम उदास और चिंतित हो? पहले तो देवकांत असली बात बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब चिड़िया रानी ने बहुत जोर दिया, जब तुम कारण जानना ही चाहती हो चिड़िया रानी तो सुनो। मैं इन फूलों की कीमत प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। कहकर देवकांत ने चिड़िया को सारी बात बता दी।
सब कुछ जानकर चिड़िया की आंखें डबडबाई। देवकांत, मेरे प्यारे भैया, मैं नहीं जानती थी कि मुझ नाचीज के लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी खुशी खुशी दे डालोगे, वरना मैं ऐसा तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देती। उफ, मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। अच्छा होता कि मैं भूखे ही मर गई होती। तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी, मैं इसलिए उदास व चिंतित नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल तुम्हारे लिए फूल कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई है। अच्छा, रात गहरी होती जा रही है, अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा बहन। उस दिन से देवदत्त चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर आता। एक दिन जब वह काम से घर लौट रहा था तो उसने अपनी मुंह बोली बहन से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। देवकांत भैया, क्या आज अपनी बहन से मिलकर नहीं जाओगे? ओह चिड़िया बहन, माफ़ करना बहन, मैं अपनी विचारों में इतना खोया हुआ था कि आज तुम्हें ही भूला बैठा। आज तुम मुझे भूल गए भैया, जबकि आज मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या कोई खास बात है चिड़िया बहन? हाँ, ऊपर आओगे तो बताऊंगी। देवकांत ऊपर पहुंचा। हाँ, अब बताओ बहन, क्या बात है? भैया, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारे सारे दुख दर्द व गरीबी दूर कर देगा। कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और देवकांत की हथेली पर रख दिया। अरे, इतना बड़ा बीज! यह किस पेड़ का बीज है चिड़िया रानी? मैंने बहुत सी बीज देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा एवं विचित्र बीज मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। यह कोई साधारण बीज नहीं है भैया, यह मृत यौवन संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल सूंघने वाला सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहता है। वाह, तब तो यह वास्तव में दुर्लभ बीज है। निसंदेह इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें से जो फूल लगेंगे वह अनमोल होंगे। तुम उन्हें बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 माह में ही बड़ा हो जाता है और वे फूल उस पर सूर्य छुपने के बाद ही रोज रात को निकलेंगे और भोर होते ही लुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्हें तुम्हें रात में ही तोड़ना होगा। तुमने इतना अनमोल बीज देकर तो मेरी तकदीर पलट दी है चिड़िया रानी, लेकिन एक बात तो बताओ कि इतना अनमोल बीज तुम्हें कहाँ से मिला? बस संयोग से ही हाथ लग गया। आज मैं सुबह तड़के उठकर आहार के लिए निकली थी। उड़ते उड़ते जब मैंने 3 पहाड़ पार कर लिए तो मुझे नीचे एक स्थान पर सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ओह परिया, मुझे नीचे चलकर उनकी टहल लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा उपाय सुझाई दे जाए जिससे मैं अपने भैया की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। सोचकर मैं नीचे उतरी और उस पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई जिसके नीचे उन परियों की छड़ियाँ, पंख, कपड़े आदि रखे हुए थे। वे नहाकर इसी पेड़ के नीचे आएंगी और हो सकता है तब कुछ बातचीत करें। शीघ्र ही परियां ताल से बाहर निकली और पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने अपने वस्त्र आदि पहनने के साथ साथ बातचीत भी करने लगी। सखी, यह स्थान बहुत सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ। हाँ सखी, सचमुच आज बहुत सब समय बाद जल क्रीड़ा और सैर सपाटा करने का आनंद मिला। मैं तो अब यहीं रोज आया करूँगी। मैं भी। सखियों, जब हमें रोज ही यहाँ आना है तो क्यों ना यहाँ मृत यौन संजीवनी वृक्ष लगा दे, ताकि नहाने धोने के पश्चात उसके फूलों की महक ले सकें और सदा सदा के लिए स्वस्थ एवं जवान रह सकें। वाह, तुमने तो हम सबके मुंह की बात छीन ली। कल हम परीलोक से उसका एक बीज लेते आएंगे और आसपास कहीं गाड़ देंगे। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, अतः वृक्ष का कोई खतरा नहीं रहेगा और सुरक्षित रहेगा। यह शुभ कार्य कल की बजाय आज ही क्यों न कर लिया जाए। मैं तो एक बीज अपने साथ लेती आई हूँ। क्या सच? लो, अपनी आंखों से देख लो। वाह सखी, तुम तो वास्तव में हमसे ज़्यादा समझदार निकली। चलो इसे पास ही कहीं गाड़ दें। मेरी राय से तो ताल के इस तरफ का किनारा ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा सखी। बड़ा विचित्र बीज है, इसके पास यदि किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो मेरे भैया को सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ठीक 1 माह पश्चात यह बीज संपूर्ण वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और उस पर फूल खिल उठेंगे। वह तो ठीक है सखी, लेकिन वे अनमोल फूल तो सूर्य के छिपने के बाद निकलेंगे। उसकी सुगंध लेने के लिए तो हमें रात के समय आना पड़ेगा, दिन को तो वे लुप्त हो जाते हैं। अरे पगली सखी, जानती नहीं कि ठीक 1 माह के बाद से हमें रात के समय ही अपने लोक से बाहर आने की आज्ञा मिलेगी। ओह हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई थी। सच, तब बड़ा मजा आएगा। गड्ढे में बीज दबाने के बाद उन्होंने अपने अपने हाथ में थमी छड़ी हिलाई और आकाश में उड़ गई। बन गया काम। अब वह बीज मेरी मुट्ठी में है। उन उन सब की नज़रों से ओझल हो जाने के बाद मैंने वह गड्ढा खोदा और अपने घोंसले में पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। सच, तुम कितनी अच्छी हो बहन, जो मेरे बारे में इतना सोचा और कुछ किया। अच्छा, अब मैं
चलती हूँ, तुम्हारे इस उपकार का अच्छा मैं चलता हूँ, तुम्हारे इस उपकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, इसकी विशेषता किसी को मत बताना, वरना वे तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे। ठीक है। और पेड़ से उतरकर देवकांत अपने घर की ओर चल दिया। चिड़िया बहन ने यह अनमोल बीज दिया तो है, लेकिन इसे गाड़ूंगा कहाँ? यदि घर के बाहर गाड़ता हूँ तो वृक्ष के बड़े होते ही, फूलों के लगते ही लोगों को इसकी विशेषता का पता चल जाएगा और वे सारे फूल तोड़ लेंगे। और अपने घर के अलावा मेरे पास ऐसी कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है जहाँ मैं उस पेड़ को लोगों की निगाहों से बचाकर रख सकूं। घर पहुंचकर भी उसका मस्तिष्क उस बीज को बोने के लिए किसी उपयुक्त स्थान के विषय में ही सोचता रहा। कहाँ बोऊं उस बहुमूल्य बीज को? यदि एक बार वह पेड़ उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। महाराज ही मुझे उन फूलों की मुँह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। काफ़ी देर गए। वाह, एक तरकीब आई दिमाग में। क्यों ना मैं इस बीज को महाराज के ही शाही बगीचे में बो दूं। तब उसकी उचित सुरक्षा भी होती रहेगी। साथ ही महाराज मुझसे उस अद्भुत वृक्ष को पाकर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेरों इनाम देंगे, साथ ही मेरी तरक्की भी कर देंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अपने पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए इसे बढ़िया और कोई उपाय नहीं। इसके बाद देवकांत निश्चिंत होकर गहरी नींद सो गया। अगले दिन वह नित्य समय पर शाही बाग में पहुंचा और उपयुक्त स्थान देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा। आज तो यह समय से पहले ही आ गया, लेकिन सुअर वहां कर क्या रहा है? कहीं फिर कोई चालाकी तो नहीं कर रहा? अगले पल, ए मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों खोदा तूने यहाँ गड्ढा? प्रमुख जी, मैं यहाँ एक अजीबोगरीब फूलों के वृक्ष की बीज बो रहा हूँ। अजीबोगरीब फूलों के वृक्ष का बीज बो रहा है? क्यों भाई, कैसा है वह बीज? जरा दिखाना तो। यह देखिए, यह है वह बीज। इसे मृत यौन संजीवनी बीज कहते हैं। क्या बकवास है! यह बीज है या कोई सूखी गुठली? भला इतना बड़ा भी कोई बीज होता है? मैं सच कर रहा हूँ प्रमुख जी, इसे बोने से 1 माह में ही पूरा पेड़ निकल आएगा और फिर उससे जो फूल खिलेंगे उन्हें सूंघने से। फिर देवकांत ने प्रमुख माली को उस बीज और उसके निकलने वाले वृक्ष से फूलों की सारी विशेषता बता दी। सब कुछ सुनकर प्रमुख माली की आंखों में लालच की गहरी चमक उभर आई। अगर इसकी बात सच है तो वास्तव में यह बीज अनमोल है। इससे तो मैं महाराज से लाखों मुहरे कमा सकता हूँ। क्यों ना 1 माह में इसका परिणाम देख लूँ। अब क्या सोचने लगे प्रमुख जी? कृपया मुझे इसे बोने की इजाज़त दे दीजिए। वृक्ष के उगने पर फूलों से जो आमदनी होगी उसमें से आधा हिस्सा आपको भी दे दूंगा। ठीक है, तुम इसे बो सकते हो, लेकिन यह तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो जो चोर की सजा वह मुझे भी दे दीजिएगा। अच्छा देवकांत, यह तो बताओ कि यह अद्भुत बीज तुम्हें मिला कहाँ से? यह मुझे एक चिड़िया ने दिया है। वह मुझे भाई मानती है और मैं उसे बहन। अजीब बात है, एक चिड़िया इसकी बहन और उसी ने परियों से यह बीज लाकर इसे दिया। विश्वास तो नहीं होता। खैर, 1 माह में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर देखूंगा इसे। बीज बोने के बाद देवकांत दूसरे कामों में जुट गया और प्रमुख माली भी अपने काम में जुट गया। लेकिन उस दिन से प्रमुख माली उससे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगा और उसकी मदद भी करने लगा। नहीं, मैं भला इस पैसों का क्या करूंगा? अरे रख लो भाई, काम आएंगे। एक एक करके दिन बीतते रहे। बीज की अंकुर फूट निकला और वह दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। ठीक 30 दिन बाद उसे पौधे से एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। आज पूरे 30 दिन हो गए हैं देवकांत। वृक्ष भी पूरी तरह फल फूल गया है, लेकिन इस पर अनोखे फूल कब निकलेंगे? चिड़िया रानी की कहने के मुताबिक तो आज रात को ही खिलने चाहिए। चिड़िया का ध्यान आते ही एकाएक देवकांत गंभीर हो गया। आज 1 माह हो गया मैं चिड़िया बहन से मिलने नहीं गया। उफ, कितना खुदगर्ज हूँ मैं। जिससे मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसे ही भूला बैठा। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही है। क्या सोचने लगे देवकांत? सोच रहा था कि इस वृक्ष के चक्कर में मैं उस दिन से, यानी अपनी मुंह बोली बहन तक से नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मुझे यह वृक्ष मिला। खैर, आज मैं इस वृक्ष पर प्रथम बार खिलने वाले फूलों को भेंट स्वरूप पहले उसे ही दूंगा। जब मैं तुम्हें फूलों को हाथ लगाने दूंगा तभी तो तोड़ोगे ना। अब तो इस वृक्ष और इसके फूलों पर केवल मेरा ही अधिकार होगा। दोनों दिन भर अपने अपने काम में जुटे रहे। फिर जैसे ही सांझ हुई और सूरज डूबा, राजमहल और आसपास का वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठा। आहा प्रमुख जी, देखिए वृक्ष पर फूल खिल उठे। वाह, कितना मनमोहक सुगंध है। मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि देवकांत के ये फूल निसंदेह चमत्कारी है। और तभी देवकांत आनंद विभोर होकर फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की ओर दौड़ा। अरे, वह मर्दूत तो अपने बाप का माल समझकर फूल तोड़ने जा रहा है। अभी मजा चखाता हूँ उसे। बस चिड़िया रानी को उपहार में देने के लिए इतने ही फूल काफ़ी हैं। लेकिन जैसे ही वह वृक्ष से नीचे उतरा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस पाजी को। आज यह चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। ओह नहीं!
सैनिकों ने तुरंत देवकांत को पकड़ लिया। आज मुझे विश्वास हो गया कि आज से पहले भी जो फूल चोरी होते रहे वह भी इसी ने चुराए हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह वृक्ष मेरा है, इस फूलों का मैं हकदार हूँ। हाँ, पहले जो वो फूल मैंने बाग से तोड़े थे, इनसे इजाज़त लेकर तोड़े थे और इनकी कीमत भी इनको दे दी थी। सुअर एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है, महाराज के बाग में उगे हुए वृक्ष को अपना बताता है। उफ, हा हा हा। बेचारा। जब सैनिकों ने देवकांत को मार मार कर अधमरा सा कर दिया तो प्रमुख माली उसके प्रति सहानुभूति जताता हुआ बोला, बस बस आप रहने दीजिए सैनिक जी, बहुत खातिरदारी हो गई इसकी, अब इसे छोड़ दीजिए। नहीं, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे महाराज के पास ले जाएंगे। यदि आप इसे छोड़ दें तो ये दोनों सोने के सिक्के आपके हो जाएंगे। सोने के सिक्के? दोनों सैनिक ने झट से एक एक सिक्का ले लिया। हम इस भले मानस के कहने पर तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, जाओ, भाग जाओ और फिर कभी इधर को मुंह मत करना। हाँ देवकांत, जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहीं तुम्हें महाराज के पास ले गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। असहाय देवकांत सब कुछ जानता समझता हुआ भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। देवकांत के नज़रों से ओझल होते ही दोनों सैनिक और प्रमुख माली का ठहाका मारकर हंस पड़े। हा हा हा। क्यों प्रभुदास, कैसा रहा हमारा नाटक? भाई वाह, तुम दोनों ने तो सचमुच ही कमाल कर दिया। इतनी जल्दी तुम उसे चित कर दोगे यह मैंने सोचा भी नहीं था। तब निकालो हमारे बाकी के इनाम, 4 और सोने के सिक्के। जरूर जरूर, यह लो अपना इनाम और जाकर अपनी अपनी पहरेदारी करो। ठीक है, वैसे तुम जरा भी चिंता न करना, देवकांत अब इधर लौट कर आने वाला नहीं। सैनिक के जाने के बाद प्रभुदास जमीन पर बिखरे उन फूलों को एकत्रित करने में लगा जो देवकांत ने वृक्ष से तोड़े थे। इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर महाराज को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम पाऊंगा। इधर देवकांत सीधा चिड़िया रानी के पास पहुंचा और रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ भैया, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस संबंध में किसी को कुछ मत बताना। सच कहती हो बहन, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने प्रमुख माली पर विश्वास किया। खैर तुम दुखी मत हो, जो होना था हो गया, भगवान एक दिन जरूर उसे उसकी की सजा देगा। अब तुम घर जाओ, मैं जल्दी ही कोई उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखा ना मरना पड़े। ठीक है मेरी प्यारी बहन, मैं चलता हूँ। और चिड़िया से विदा लेकर देवकांत उदास सा अपने घर लौट गया। इधर माली प्रभुदास ने जैसे ही चमत्कारी फूलों को एक गुलदस्ता तैयार किया, राजमहल का एक कर्मचारी उसके पास पहुंचा। प्रभुदास, महाराज ने तुम्हें याद किया है। मुझे? ओह, मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने आ रहा था, चलो चलें। महाराज ने अचानक मुझे क्यों याद किया? कहीं देवकांत ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? लेकिन उसे तो मैंने सीधा घर जाते देखा था। कुछ ही देर बाद, महाराज की जय हो, आपने मुझे कैसे याद किया अन्नदाता? मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया प्रभुदास कि आज शाही बगीचे की ओर से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों से आ रही है। इस सुगंध ने हमें मदमस्त कर दिया है। हमारा रोम रोम पुलफित हो उठा। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल से कम हो गई है, जैसे हम अधेड़ अवस्था से जवानी में लौट आए हो। वाह, आखिर फूलों ने महाराज को भी अपना चमत्कार दिखा दिया। अब तो निसंदेह मुझे तगड़ा इनाम मिलेगा। महाराज, ये अनोखा चमत्कार इस अनमोल फूलों का है। इन फूलों के गुलदस्ते को मैं स्वयं आपके भेंट करने आ रहा था। अच्छा, जरा देना तो। गुलदस्ता लेकर राजा ने जैसे ही उसे सूंघा उसका रोम रोम झूम उठा। वाह, तबीयत प्रसन्न हो गई, बिल्कुल वैसी ही सुगंध। प्रभुदास, यह किस पेड़ के फूल है और इसका नाम क्या है? महाराज, ये फूल मृत यौवन संजीवनी वृक्ष का है। इसको सूंघने से मनुष्य सदा जवान और स्वस्थ रहता है। क्या सचमुच? इसका परीक्षण आप स्वयं ही कर चुके हैं महाराज। ठीक कहते हो, इस अद्भुत वृक्ष को हम स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक है। तो देर किस बात की महाराज, आइए। शाही बाग तो स्वयं आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। शाही बाग में निसंदेह जितने फूल सुंदर है उतना ही वृक्ष भी सुंदर है। मैंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात इसे उगाया है महाराज। इसकी देख रेख में मैंने अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया है। इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और भोर होते ही लुप्त हो जाते हैं। तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष का बीज कहाँ से मिला प्रभुदास? इसकी विशेषता देखते हुए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे ऐसे वृक्ष कम से कम इस धरती पर तो नहीं उगते। महाराज, इस वृक्ष का बीज मुझे एक परी ने दिया था जिसकी मैंने किसी समय बहुत मदद की थी। फिर प्रभुदास ने राजा को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। मुझे नहीं मालूम था प्रभुदास कि मेरे राज्य में तुम जैसे योग्य, नेक और दयालु व्यक्ति भी हैं जो तन मन धन से हमारी सेवा में जुटे हैं। हम तुम्हारी वफादारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए प्रभुदास। अतः इनाम स्वरूप फिलहाल यह रखो।
कल सुबह दरबार में उपस्थित होना, हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दिलवाएंगे जो वृक्ष के ऊपर आए खर्च के बाबत होगी। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। आप महान हैं महाराज, आप दयालु हैं, आपको ईश्वर सदा संपन्न रखें। हाँ, एक बात ध्यान रहे, कल से रोज तुम मुझे एक फूलों का गुलदस्ता पेश करोगे जिसके बदले तुम्हें रोज स्वर्ण मुद्राएं मिला करेगी। जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन दरबार में जाकर प्रभुदास ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली और उसी रात से वह रोज चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देने लगा। यह लो, आज का परिश्रमिक हुजूर का डंका हमेशा बजता रहे। राजा फूलों को सूंघता और बहुत खुश होता। वाह, जवाब नहीं इन फूलों का। कुछ ही दिनों में हमारी कायाकल्प हो गई, हम बूढ़े से जवान हो गए। उधर देवकांत ने चिड़िया रानी के कहने पर एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करनी आरंभ कर दी, जबकि कैया प्रभुदास दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। कई दिन बीतने के पश्चात एक रात, अरे वह देखो, है यह मृत संजीवनी वृक्ष। परिया तुरंत नीचे उतरी और वह राजा के शाही बाग ही था। लेकिन यह वृक्ष यहाँ आया कैसे? यह तो किसी राजा का बाग लगता है। हाँ, लगता है यह वृक्ष उसी बीज से उगा है जिसे हमने एक माह और कुछ हफ्ते पहले यहाँ से 3 पहाड़ों के पार तालाब के किनारे गाड़ा था और जो अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय हमारे आसपास कोई मनुष्य था जिसने न केवल हमारी बातचीत सुनी होगी बल्कि हमारे जाने के बाद उसने उस बीज को भी निकाल लिया होगा। बिल्कुल यही बात हो सकती है। तब तो हमें उस चोर को सज़ा देनी चाहिए। जरूर देंगे जब हमें मालूम हो जाए कि चोर असल में है कौन। उसका पता चलना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। जिसे इस पेड़ की विशेषता मालूम है वह जरूर रात को फूल तोड़ने यहाँ आएगा। ठीक कहती हो सखी, लेकिन जिस दिन वह हमारी निगाहों में आ गया वह रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। आओ अब हम इन फूलों का आनंद ले। यदि किसी ने हमें देख लिया तो वह भी अपनी जान से जाएगा। तब सारी परियां अपनी छड़ी एक तरफ रख कर पेड़ पर चढ़ गई और हंसी ठिठोली करती हुई फूल तोड़ने लगी। पेड़ से सारे फूल तोड़ने के बाद वे नीचे उतरी और एक स्थान पर बैठकर उन फूलों की माला आदि गूंथ कर साज श्रृंगार करने लगी। इस तरह वे बाग में सारी रात हंसती खेलती रही और भोर होते ही अपने लोक की ओर उड़ गई। उस दिन से वे परियां रोज रात को वहां आने लगी, लेकिन वे आधी रात को आती थी, इसलिए उनका सामना कभी प्रभुदास से नहीं हुआ। प्रभुदास तो पेड़ पर फूल खिलते ही थोड़े से फूल तोड़कर उसका गुलदस्ता बनाकर राजा को दे देता था। विधि का विधान देखिए। राजा की पत्नी का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी इकलौती जवान बेटी जो कि 6 माह से विदेश भ्रमण करने के लिए गई हुई थी, अचानक एक दिन वापस लौटी। पिताजी, मेरी बेटी मधुमती, तुमने अपने आने की खबर क्यों नहीं भिजवाई? मैं बंदर कहाँ पर तुम्हें लेने आ जाता। मैं अचानक पहुंचकर आपको आश्चर्यचकित कर देना चाहती थी पिताजी। ओह, अचानक? अरे क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? यह आप 6 माह में अचानक जवान कैसे हो गए पिताजी? क्या कोई मृत यौन संजीवनी आपके हाथ लग गई है? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटी। अच्छा, पहले भीतर चलो, फिर आराम से बातें होगी। लेकिन पिता और बेटी को एक दूसरे से मिलने की इतनी खुशी थी कि खाने पीने और इधर उधर की बातचीत करने के मध्य न तो मधुमती को अपने पिता के जवानी का राज जानने की ध्यान रहा और न ही राजा ने उसे इस बारे में कुछ बताया। बेटी, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ। बहुत अच्छा पिताजी, मुझे भी बड़ी जोरों से नींद आ रही है। लेकिन मधुमती अपने शयन कक्ष में जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, आहा कितनी प्यारी सुगंध आ रही है, शायद बगीचे से आ रही है। ओह, वह पेड़ कितना चमक रहा है और उस पर लगे फूल भी कितने जगमगा रहे हैं। जरूर यह खुशबू उन्हीं फूलों से आ रही है। मधुमती उसी समय महल से निकलकर शाही बाग में पहुंच गई। निसंदेह यह खुशबू इसी वृक्ष के लुभावने फूलों से आ रही है। आहा, कितनी ताजगी भरी है यह खुशबू। मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में उड़ी जा रही हूँ। और सौभाग्य या दुर्भाग्य से 6 परियां भी उसी समय उड़ती हुई शाही बाग के ऊपर पहुंची। अरे वह देखो, शाही बाग में कोई लड़की मृत यौन संजीवनी वृक्ष के फूल तोड़ रही है। जरूर यही वह चोरनी है जिसने हमारा चमत्कारी बीज चुराया था। आओ चलकर इसे मजा चखाएं। वह फूल तोड़ने में मग्न है। चुपचाप मेरे पीछे आओ। और इससे पहले कि राजकुमारी खतरे को भांप पाती, वह पत्थर की बूंद बन गई थी। अब इसे सिवाय हमारे और कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। इसकी यही सजा थी। इसे तो सजा मिल गई। आओ अब फूलों का सुगंध का आनंद लें और अपना प्रिय खेल खेलें। हाँ चलो। और फिर सब ने पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़े और उसकी माला गूंथकर श्रृंगार किया और अपने खेलों में जुड़ गई। अगले दिन भोर होने के साथ ही पूरे महल में हंगामा मच गया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ शेर सिंह, यह तुम पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? खैरियत तो है ना? महाराज, राजकुमारी साहिबा शाही बाग में पत्थर का बूत बनी है। क्या?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। बाग में पहले से ही महल के नौकर चाकर और सैनिक के साथ साथ प्रभुदास भी मौजूद था। सभी राजकुमारी की दिशा पर आंसू बहा रहे थे। मेरी बेटी पत्थर की बूत नहीं बन सकती। उस अद्भुत वृक्ष के निकट पहुंचते ही राजा को जैसे काट मार गया। नहीं, लेकिन अगले ही पल, हाय मेरी बेटी, यह तुम्हें क्या हो गया, कैसे हो गया? हे भगवान, यह तूने मेरी बेटी को क्या गद बना दी? क्या कसूर किया था मेरी मासूम बच्ची ने जो तूने इसे यह सजा दी? कुछ देर तो राजा अपने फूटे भाग्य पर आंसू बहाता हुआ विचार करता रहा, लेकिन फिर क्रोधित होकर बोला, प्रभुदास, इस पेड़ को तुमने ही उगाया था। तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर की कैसे हो गई। जल्दी जवाब दो, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। कहकर प्रभुदास रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा। मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। नहीं, हम तुम्हारी जान इस तरह नहीं बख्श सकते। इस पेड़ को तुमने ही उगाया है, अतः इसका जादू भी तुम ही जानते होगे। जल्दी बताओ, हमारी बेटी पत्थर की कैसे बनी? अब प्रभुदास को सच्चाई बताने में अपनी भलाई नजर आई। महाराज, मैंने धन के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस अद्भुत पेड़ को मैंने उगाया। वास्तव में इस पेड़ को उगाने वाला देवकांत है, जिसे मैंने यहाँ से भगा दिया था। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस वृक्ष को उसी ने 1.5-2 माह पहले उगाया था, लेकिन इस वृक्ष के फूलों की विशेषता जानकर मेरी नीयत डोल गई और मैंने उसे यहाँ से भगाकर इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर प्रभुदास ने राजा को सारी बात बता दी। दुष्ट कमीने, धोखेबाज, तुमने न केवल देवकांत से धोखा किया बल्कि हमसे भी झूठ बोलकर ढेर सारा धन हड़पा। तुझे तो मैं देवकांत से भी कठोर सजा दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट पाजी को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। जब सैनिक प्रभुदास को वहां से लेकर नजरों से ओझल हो गए तो राजा अन्य अन्य सैनिकों से संबोधित हुआ। सैनिकों, तुम लोग इसी समय जाओ और देवकांत को जैसे भी हो पीटते घसीटते हुए मेरे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। आदेश के पश्चात राजा अपने महल लौट आया। यदि देवकांत ने मेरी बेटी को पुनः जीवित नहीं किया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उधर सैनिक देवकांत के घर पहुंचे। संयोग से उस समय देवकांत घर पर ही था। चलो, महाराज ने तुम्हें इस समय बुलाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चे, तेरी वजह से राजकुमारी की जान पर बनी है। दुष्ट, तूने अपनी जादुई वृक्ष से राजकुमारी जी को पत्थर का बना दिया। ले चलो इस सुअर को। उफ! और वे उसे मारते पीटते हुए राजमहल की ओर चल पड़े। मार्ग में, अरे, यह राजा के सैनिक देवकांत भैया को मारते पीटते हुए क्यों ले जा रहे हैं? क्या कसूर किया है देवकांत ने? मुझे तुरंत राजमहल पहुंचकर कारण जानना चाहिए। हाय, छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद सैनिक ने देवकांत को राजा के सामने पेश किया। महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूली जो मुझे इस तरह मारते पीटते यहाँ लाया गया है? अन्नदाता, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारा यह जुर्म क्या कम है कि तुमने हमारे शाही बगीचे में ऐसा जादुई पेड़ लगाया जिससे छूते ही हमारी एकमात्र बेटी पत्थर का बूत बन गई। पत्थर का बूत बन गई? हाँ, बताओ, वह पत्थर का बूत कैसे बन गई और पुनः कैसे जीवित हो सकती है? कहीं आप मृत यौन संजीवनी वृक्ष की बात तो नहीं कर रहे हैं महाराज? हाँ हाँ, मैं उसी मायावी वृक्ष की बात कर रहा हूँ। मैंने वह वृक्ष लगाया अवश्य था महाराज, लेकिन यह मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि राजकुमारी जी पत्थर की बूत कैसे बन गई। तू जरूर कोई दुष्ट जादूगर है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज, तभी ठहरो राजन, इस तरह जल्दबाजी से काम मत लो। आहा चिड़िया बहना। एक चिड़िया और मनुष्य की बोली, तुम कौन हो चिड़िया, और इस दुष्ट की मौत के घाट उतारने से तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम नहीं जानती कि इस बाजी के कारण मेरी बेटी पत्थर की बूत बन गई? जानती हूँ महाराज, और यह भी जानती हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इसमें देवकांत का कोई दोष नहीं। यह सब संयोग से हुआ है, अतः कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। क्या मतलब? मतलब यह कि यदि आपने देवकांत को मार दिया तो फिर आपको भी जीवन में कभी अपनी बेटी का सूरत दिखाई नहीं देगी। ओह, लेकिन तुम हो कौन जो इसकी इतनी हिमायत कर रही हो? मैं इसकी मुंह बोली बहन हूँ। मैंने ही इसे उस वृक्ष के अनमोल बीज ला कर दिया था। कहकर चिड़िया ने राजा को सारी बात कह सुनाई और अंत में बोली, राजन, मुझे विश्वास है कि यह सब उन्हीं परियों का किया धरा है और राजकुमारी को अब वही नई जिंदगी दे सकती है। आप देवकांत को छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि देवकांत के द्वारा आपकी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। विश्वास तो नहीं होता, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि 3 दिन के भीतर मेरी बेटी मुझे जिंदा नहीं मिली तो उसके साथ साथ तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा, चाहे तुम भागकर पाताल में ही क्यों न छिप जाओ। मुझे स्वीकार है राजन?
राजा ने देवकांत को आज़ाद कर दिया। चिड़िया देवकांत को अपने घोंसले पर आने के लिए कहकर वहाँ से उड़ गई। कुछ देर बाद वह चिड़िया के पास जा पहुँचा। तुम्हारी मदद करने का बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राजकुमारी को जीवित करने का मुझे एक उपाय सूझा है देवकांत, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सुनो। फिर चिड़िया देवकांत को धीरे धीरे कुछ समझाने लगी। अब तुम घर जाओ और अपने जख्मों की मरहम पट्टी करके आराम करो। रात को वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। ठीक है बहन। देवकांत ने घर पहुंचकर अपने जख्मों पर मरहम पट्टी आदि लगाया और खा पी कर दिन भर आराम करता रहा। रात होते ही वह उठा और राजा के शाही बाग में जाकर एक झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गया। तब तक मृत एवं संजीवनी वृक्ष पर फूल खिल चुके थे। उसका दिल मोह लेने वाली सुगंध चारों तरफ महक रही थी। आधी रात बीतने पर ओह वे आ गई। बेचारी, हा हा हा। चोरनी, हा हा हा। बुरी सजा मिली बेचारी को। नित्य के भांति अपनी छड़ियाँ पेड़ के नीचे रखने के पश्चात वे पेड़ पर चढ़ी और फूल तोड़ने और उसकी माला आदि बनाकर अपना प्रिय खेल खेलने लगी। जबकि देवकांत चुपचाप पेड़ के नीचे पहुंचा और परियों की छड़ियाँ उठा अपने कब्जे में कर ली। अब इन परियों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तभी एक परी की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे सखियों, वह देखो, उस दुष्ट आदमी ने हमारी जादुई छड़ियाँ अपने कब्जे में कर ली है। अरे ओह। सभी दौड़ी दौड़ी देवकांत के पास पहुंची। कौन हो तुम? लाओ हमारी छड़ियाँ हमें वापस दो। जानते नहीं कौन है हम? मैं आप लोगों को खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ परी जी। आप लोगों की वजह से ही तो मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब इस शर्त पर मैं आपकी छड़ियाँ वापस कर सकता हूँ, आप लोग राजकुमारी को पुनः जिंदा कर दें। नहीं, हम इस चोरनी को हरगिज जिंदा नहीं करेंगे। तब तो मैं आप लोगों की छड़ियाँ तोड़ डालता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारी छड़ियाँ मत तोड़ना। तो बताओ, तुम लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार हो या नहीं? यदि तुम्हारी कोई और शर्त हो तो बताओ, लेकिन इस लड़की को हम माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, उसने हमारा कल्प वृक्ष का बीज चुरा कर यहाँ बोया है। यह वृक्ष हमारे परी लोग किसान है और इस किसान में गुस्ताखी करने वाले को हम बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती। आप लोगों को भ्रम हुआ है परी देवियों, चोर राजकुमारी जी नहीं, चोर मैं हूँ। देवकांत की दर्द भरी कहानी सुनकर सभी परियों को हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। ठीक है देवकांत, तुम्हें जो कष्ट मिला उसके बदले हम राजकुमारी को पुनः जिंदा कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही यह वृक्ष हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि आप लोग यह वृक्ष अपने साथ ले गई तो मुझ गरीब की जीविका कैसे चलेगी? उसके लिए तुम चिंता न करो, हम तुम्हें राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर महल देंगे तथा इतना धन देंगे कि तुम्हें कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी राजा से कम नहीं रह जाओगे। यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, तुम अपना वृक्ष अपने साथ ले जा सकती हो। तो लाओ हमारी छड़ियाँ हमें वापस करो। देवकांत ने उनकी छड़ियाँ उन्हें वापस कर दी। तब एक परी ने अपनी छड़ी से राजकुमारी को जीवित किया। जीवित हो जाओ। राजकुमारी तुरंत जीवित हो उठी। ओह, यह मुझे क्या हो गया था? आप लोग कौन हैं? यह सब परियां हैं राजकुमारी, लेकिन तुम्हें इनका एहसान मानना चाहिए। इन्हीं की वजह से तुम्हें नया जीवन मिला है। राजकुमारी को सारी बात मालूम हुई तो उसका हृदय देवकांत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से भर उठा। अच्छा देवकांत, अब हम चलें। अपने घर पहुंचने पर तुम्हें तुम्हारा महल और उसमें रखा गया अपार धन मिल जाएगा। बहुत अच्छा ये नेक परियों। तब एक परी अपनी छड़ी वृक्ष की ओर करके बोली, अमर वृक्ष, तुम हमारे साथ हमारे लोग चलो। अगले ही पल मुझे तो सब कुछ एक सुंदर सपने जैसा लग रहा। तब तक भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। आइए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके पिता तक पहुंचाऊं। आपको सही सलामत देखकर वे बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए। और जब देवकांत राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचा, मेरी बेटी, पिताजी, आहा, तुम पुनः जीवित कैसे हो गई बेटी? तुम ठीक तो हो ना? आखिर यह करिश्मा हुआ कैसे? यह सब इनकी मेहरबानी से हुआ है पिताजी। राजा ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी बेटी का विवाह देवकांत से कर दिया और देवकांत राजकुमारी के साथ परियों द्वारा दिए गए अपने महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। वह अपनी मुंह बोली चिड़िया बहन से रोज मिलता और उसकी पूरी खबर लेता रहता था। समाप्त।